हाँ जी बच्चों, क्या हाल है। आज इस वीडियो लेसन में हम जो चीज़ डिस्कस करने लगे हैं वो हमारा आईकेप का ऑटम 2023 का क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि जॉब कॉस्टिंग से पर्टेन करता है। ठीक है जी। तो इस सवाल को हम डिस्कस करेंगे। और आसान सा जॉब कॉस्टिंग का सवाल है, लेकिन इसके सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करने होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कभी भी अगर आपको आईके के पास पेपर के वीडियो सॉल्यूशन चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मेरा नंबर जो है वो है +923453086312। ये मेरा जो है वो कांटेक्ट नंबर है। और स्टार्ट करते हैं। देखिए, सवाल कहता है गुलशन इंटरप्राइजेज लिमिटेड GEL is engaged in the manufacturing of specialized drilling equipment for the oil and gas industry. The following data pertains to the jobs undertaken by GEL during the month of August 2023. अगस्त 2023 में जिन जॉब्स पर काम हुआ उनकी डिटेल्स दी हुई है। अच्छा, तीन जॉब्स हैं। A227, B391, C528। साइज ऑफ जॉब ऑर्डर इन यूनिट्स 20, 40, 30। यानी कि जो जॉब A227 थी वो 20 यूनिट्स का बनाना था, 20 प्रोडक्ट से, 20 फिनिश गुड से, 20 यूनिट से। जॉब B391 में 40 यूनिट से, जॉब C528 में 30 यूनिट से। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी हुई है 55, 72 और 10। उसके बाद फिर कॉस्ट ओपनिंग बैलेंस। अच्छा सर, ये ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस का मतलब है ब्रॉड डाउन। ओपनिंग बैलेंस का क्या मतलब है? बैलेंस ब्रॉड डाउन। मैं क्या करूंगा कि इस सवाल की डबल एंट्रीज के अलावा इस सवाल के टी अकाउंट्स भी आपकी प्रैक्टिस के लिए बना लूंगा। और बैलेंस ब्रॉड डाउन का मतलब ये होता है कि जिस तरह से जॉब A227 का अगर बैलेंस ब्रॉड डाउन है तो A227 2023 से पिछले महीने में, यानी कि जुलाई 23 में स्टार्ट कर ली गई थी और जुलाई 2023 में इस पे कुछ खर्चे लगे थे। वो खर्चे 600 रुपए के थे। फिर वो उस वक्त कंप्लीट नहीं हुई, इस महीने हम इस जॉब को कंप्लीट कर रहे हैं मजीद खर्चे कर कर, जैसे कि मटेरियल इशूड और लेबर कॉस्ट इनकर के लिखे थे। जॉब B391 का भी एक बैलेंस ब्रॉड डाउन है। ओपनिंग बैलेंस है 400 रुपये का, यानी कि पिछले साल में, पिछले महीने में इस पे 400 रुपये लग चुके थे। 400 रुपये का मटेरियल और लेबर लग चुका था और अब मजीद लेबर मटेरियल वगैरह लग रहा है। जॉब C528 का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, यानी कि इस जॉब पर इसी साल काम होना शुरू हुआ है, इसी महीने काम शुरू हुआ है। मटेरियल्स इशूड है, लेबर कॉस्ट इनकर्ड है, फैक्ट्री के ओवरहेड्स। अच्छा, मैं ये चाहूंगा कि वीडियो पॉज कर कर आप भी अच्छे से सवाल पढ़ लिया करें बिफोर गोइंग टू द सॉल्यूशन। किसी भी सवाल में ऐसा ही करा करें। सिर्फ इस सवाल की बात नहीं करा, हर सवाल में। तो मटेरियल्स इशूड यानी कि कितना मटेरियल इशू करा और लेबर की कॉस्ट कितनी हुई। फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए लिखा हुआ है सी नोट नंबर 1। और नोट नंबर 1 में फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में लिखा हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर एलोकेटेड टू जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ लेबर कॉस्ट। फैक्ट्री के जितने भी ओवरहेड्स हैं वो ओवरहेड्स लेबर की कॉस्ट के रेशो में तकसीम होंगे। जहां लेबर की कॉस्ट ज्यादा होगी वहां पर ओवरहेड्स ज्यादा लगेंगे, जहां लेबर की कॉस्ट कम होगी वहां पर कम लगेंगे। लेबर की कॉस्ट कितनी है? लेबर की कॉस्ट मुझे दी हुई है 10, 40 और 20। सो 1:4:2 के रेशो में जो ओवरहेड्स की कॉस्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। ड्यूरिंग द मंथ फैक्ट्री ओवरहेड्स अमाउंटेड टू 245 मिलियन। ये टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स का अमाउंट है। फिर लिखा हुआ है ऑन 16 अगस्त 2023, 16 अगस्त वाले दिन स्पेशल मशीन वॉज हायर्ड ऑन रेंट फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने के लिए कोई किराए पर मशीन दी गई, एक्सक्लूसिवली फॉर यूज ऑन जॉब C528। और ये मशीन एक्सक्लूसिवली जॉब C528 के लिए इस्तेमाल होगी। अच्छा, अब अगर मैं कोई स्पेशल मशीन हायर करता हूँ जो स्पेसिफिकली, स्पेशली, खास तौर पर, मखसूस तौर पर किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही हो, तो वो उस प्रोडक्ट की, वो उस जॉब की डायरेक्ट एक्सपेंस की कॉस्ट होती है। डायरेक्ट कॉस्ट में तीन चीजें होती है ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस की मिसाल है। वो बोलते हैं जॉब C528 के लिए मैंने जो है ना 16 अगस्त वाले दिन एक मशीन जो है वो हायर करी, रेंट पर ली, किराए पर ली। और वो 3 महीने के लिए किराए पे ली है, जिससे जॉब C528 पर काम होगा।
अच्छा, अभी हम फॉर द मंथ ऑफ अगस्त अगर बात करें तो 16 अगस्त से लेकर अगस्त का एंड तकरीबन 15 दिन बनते हैं। तो अगस्त के 15 दिन, सितंबर के 30 दिन, अक्टूबर के 30 दिन और नवंबर के पहले 15 दिन, ये वो टाइम पीरियड है जिसके लिए मैंने मशीन किराए पर ली है। रेंट ऑफ 4.8 मिलियन वॉज पेड इन एडवांस। 4.8 मिलियन का रेंट एडवांस में पे कर दिया गया। वाइल द रिमेनिंग अमाउंट अमाउंटिंग टू रुपीज 2.4 मिलियन विल बी पेड एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स पीरियड। इसका मतलब ये जो 3 महीने हैं, 3 महीने का टोटल रेंट कितना है? 3 महीने का टोटल रेंट कितना है, पहले मुझे ये बताएं सर। 3 महीने का जो टोटल रेंट है वो 4.8 और 2.4 दोनों का एडिशन है। 4.8 प्लस 2.4 7.2 मिलियन है। 3 महीने का टोटल रेंट 7.2 मिलियन है। 7.2 मिलियन में से 4.8 मिलियन अभी के अभी पे कर दिया है, और बाकी 2.4 मिलियन 3 महीने के आखिर में 15 नवंबर 16 नवंबर को पे होगा। हम अगर अगस्त की बात करें तो अगस्त में एक्रूअल्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बुनियाद पर ऑल्दो 4.8 मिलियन पे करे हैं, लेकिन हमने 4.8 मिलियन की सर्विस नहीं ली है। तो हमें देखना होगा कि इस एक्सपेंस को क्या करेंगे। ये एक अच्छी और अलग सी ट्रीटमेंट है सवाल की। फिर लिख रहे द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द मशीन टू द साइट अमाउंटेड टू 0.3 मिलियन। 0.3 मिलियन की कोई ऐसी कॉस्ट थी जो ट्रांसपोर्टेशन की थी, जो इस मशीन को हमारी तरफ हमारे प्रेमिसेस पर लाने के लिए खर्च हुई। कोई भी ऐसी कॉस्ट जो मैं इनकर करूं जो जॉब C528 को बनाने के लिए इनकर हो रही हो, वो उसकी डायरेक्ट एक्सपेंस की कॉस्ट होगी। द कॉस्ट इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मशीन हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन द फैक्ट्री ओवरहेड्स अमाउंट। ऊपर वाले फैक्ट्री ओवरहेड्स में ये अमाउंट शामिल नहीं है। ठीक है जी, देख लेंगे। फिर कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, चाहूंगा कि वीडियो पॉज कर आप इसको रीड करें। रिक्वायरमेंट देखें, लिखा हुआ है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2023। आपको अगस्त 2023 की डबल एंट्रीज पास करनी है। 16 मार्क्स, 16 मार्क्स, 16 मार्क्स, 16 मार्क्स का सवाल है, 16 मार्क्स का। एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 1 में लिखा हुआ है जॉब A227 was completed on 25th of August. Upon completion, unused material costing 5 million were transferred to job B391. All 20 units were transferred to the finished goods store, from which 14 units were transported to the client on 31st of August. The remaining 6 units were transported on 2nd of September. 2 में लिखा हुआ है on 31st August, job 16 units of job B391 were completed and transferred to the finished goods store. It is estimated that the further cost incurred to complete the job will amount to 95 million. 3 में लिखा हुआ है in a fire on 10th of August 2023, some of the material issued on job C528 having a cost of 18 million was destroyed. 80% of the material were insured and GL received a claim for these materials. For those materials, the remaining material were sold as scrap. यानी कि पहला पॉइंट जॉब A227 के लिए है, दूसरा पॉइंट जॉब B391 के लिए है, और तीसरा पॉइंट जॉब C528 के लिए है। आसान है सवाल, इतना मुश्किल नहीं है, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। अच्छा, जॉब का टी अकाउंट भी हम बना सकते हैं, लेकिन हम अभी डबल एंट्रीज पर फोकस करते हैं। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? जनरल एंट्रीज पास करें। तो हम वापस से टॉप पर चलते हैं। कुछ आसान सी जो जो डबल एंट्रीज हैं उसको वाइंड अप करते रहते हैं, किल करते रहते हैं। मैंने आईकेप का आंसर भी पेश कर लिया ताकि कम टाइम में हम इस सवाल को जो है वो पूरा डिस्कस कर और आपके प्रॉब्लम्स जो है उनको हल करते। देखिए, पहला काम बड़ा आसान है। कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ। कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ में लिखा हुआ है मटेरियल इशूड। कितने रुपए का मटेरियल इशू किया इस महीने में? 280 का मटेरियल जॉब A227 के लिए, 1760 का मटेरियल B391 के लिए, और 1600 का मटेरियल C2528 के लिए इशू किया। जब आप मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल इशू करते हो, जॉब कॉस्टिंग में आपने डबल एंट्रीज देखी होंगी। हम वर्क इन प्रोसेस को WIP को डेबिट करते हैं, WIP को डेबिट करते हैं और रॉ मटेरियल को क्रेडिट करते हैं। तो 280, 1760 और 1600 बड़ी आसान सी इसकी एंट्री होगी। अच्छा, मैंने यहाँ पर देखें आईकेप का आंसर पेश किया, हम एक एक करके डिस्कस करते रहते हैं। देखिए, पहली एंट्री तो बड़ी आसान है। पहली एंट्री जो है ना वो तो बिल्कुल ही निहायत ही आसान है। डेट अगस्त 2023 लिख दी, पूरे अगस्त में मटेरियल इशू हुआ होगा। जॉब ए को आपने डेबिट किया 280 से, जॉब B391 को डेबिट किया 1760 से, जॉब C528 को डेबिट कर दिया 1600 से, और रॉ मटेरियल से ये इशू हुआ है तो टोटल लेकर रॉ मटेरियल को क्रेडिट कर दिया और लिख दिया मटेरियल इशू ड्यूरिंग द मंथ। बड़ी आसान सी डबल एंट्री थी। दूसरी और तीसरी डबल एंट्री भी बड़ी आसान है। दूसरी है लेबर की कॉस्ट की 10, 40 और 20। सो अगर आप यहाँ पर डबल एंट्रीज देखते हैं
तो वापस से मैंने जॉब 227, 391 और 528 को डेबिट किया है 10, 40 और 30 से, और पेरोल कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है 70 से। सर पेरोल कंट्रोल अकाउंट क्या है? एक तरह से लायबिलिटी का अकाउंट है। जब मैं वाकई में लेबर को पेमेंट कर दूंगा तो पेरोल कंट्रोल अकाउंट को डेबिट और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा जब मैं पेमेंट कर दूंगा। ठीक है जी। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड्स की भी बड़ी सिंपल सी चीज है। फैक्ट्री ओवरहेड्स टोटल कितने थे सर? 245 मिलियन। और कहा हुआ था कि लेबर के कॉस्ट के रेशियो में इसको बांट देना है, यानी कि 10:40:20 के रेशियो में या 1:4:2 के रेशियो में बांटना था। तो आप वापस से इधर आओ और आप देखो 245 को 70 से डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई, 245 को 70 से डिवाइड 40 से मल्टीप्लाई, 245 को 70 से डिवाइड और 20 से मल्टीप्लाई, ये 248 की एलोकेशन हो गई। फैक्ट्री ओवरहेड्स के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ये एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड्स कहलाते हैं। अंडर एब्जॉर्ब्ड, ओवर एब्जॉर्ब्ड या ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन का, फैक्ट्री ओवरहेड्स का टी अकाउंट कैसे बनता है ये एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे जॉब पे जो अमाउंट मिलाना था वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब आ जाते हैं थोड़ा सा टेक्निकल बात पर, उसी पैराग्राफ पर जिसको पहले डिस्कस कर रहे थे। देखिए जी, जॉब C528 जो है ना, जॉब C528, उसके लिए मैंने एक मशीन जो है वो किराए पे ली। ठीक है जी। अच्छा जी, टोटल अमाउंट क्या पे करना है? देखिए आपने कुछ पेमेंट कर दी है 4.8 मिलियन की, ठीक है ना। कुछ रिमेनिंग है जो बाद में पे करोगे। रिमेनिंग वो कितना है? 2.4 मिलियन। अच्छा, कुछ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है और उसके बारे में क्या है? द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द मशीन टू द साइट अमाउंटेड टू 0.3 मिलियन। द कॉस्ट इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मशीन हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन इफेक्टिव ओवरहेड। सही है। ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे के लिए ये नहीं लिखा कि वो पे कर दिया होगा, नहीं, लेकिन जाहिर है मशीन जब आ गई तो वो भी अमाउंट आपने पे कर दिया होगा। अच्छा, एक तरीका ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ये ऊपर वाली कॉस्ट को अलग अलग ट्रीट करें। एक तरीका ये है कि इनको मिक्स में एक साथ मिक्स प्लेट सिंगल ट्रीटमेंट कर लें। बहरहाल हम दोनों चीजें देख सकते हैं। लेट से अगर हम आईकेप का आंसर देखते हैं ना, आईकेप के आंसर में उसने अलग अलग ट्रीटमेंट करी है। आप इसकी मिक्स ट्रीटमेंट भी कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि भाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी थी? ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो थी ना वो 0.3 मिलियन थी। तो टोटल टोटल कितना बनता है? टोटल टोटल 4.8, 2.4 और 0.3, 7.5 मिलियन का खर्चा बनता है। गौर से सुनिएगा। एक मशीन मैंने ली, जो मशीन मैं यूज करूंगा जॉब C528 के लिए, और उसका कुल खर्चा, उस मशीन को हायर करने का टोटल खर्चा 7.5 मिलियन है। 7.5 मिलियन से में से 4.8 मिलियन कैश अभी के अभी पे कर दिया है, वो मशीन का किराया है। 2.4 मिलियन का किराया बाकी है, और 0.3 मिलियन की ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है जो कि अभी पे कर दी है। ठीक है जी, तो ये टोटल अमाउंट 7.5 मिलियन बना। अच्छा, हम सारा का सारा अमाउंट अभी जॉब में कैपिटलाइज नहीं कर सकते। हम सारा का सारा अमाउंट अभी जॉब में ऐड नहीं कर सकते। एक्रूअल बेसिस ये कहता है कि जितना टाइम पीरियड गुजरता गया है उतने टाइम पीरियड का किराया जो है वो जॉब में कैपिटलाइज करते रहना, ऐड कर देना। अगर हम मंथली सिस्टम पर जा रहे हैं तो इफेक्टिवली ये जो खर्चा है ये कब से कब तक का है? ये 16 अगस्त से लेकर 16 अगस्त के बाद आएगा सितंबर, अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 16 नवंबर तक का। तो इफेक्टिवली लगभग 15 दिन, क्योंकि हमें अगस्त की एंट्रीज पास करनी है ना, तो हमें ये देखना है कि अगस्त के लिए कितना खर्चा हम जॉब में ऐड करें। चाहे वो पे करा हो चाहे वो पे ना करा हो, ये एक अलग बात है। चाहे हमने वो खर्चा पे करा हो चाहे वो खर्चा हमने ना पे करा हो, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर 7.5 मिलियन का टोटल खर्चा है और ये 3 महीने का है और अभी सिर्फ और सिर्फ 15 दिन गुजरे हैं, 15 दिन गुजरे हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का अमाउंट इसमें ऐड करेंगे। या यूं समझ लें कि ये 15 दिन का अमाउंट ऐड करेंगे और टोटल 3 महीने में 90 दिन होते हैं, ये 90 दिन का खर्चा है। तो WIP में ऐड कितना होगा? WIP में ऐड कितना होगा इस महीने के आखिर तक? पूरा अमाउंट डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाइड बाई 15। ठीक है जी। चलिए इसको यूं लिख देता हूं, 7.5 डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाइड बाई 15। 7.5 डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाइड बाई 15। 7.5 का खर्चा है जो कि आने वाले 90 दिन में मुझे इस जॉब में आहिस्ता आहिस्ता ऐड करना है। अभी क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 15 दिन गुजरे हैं तो 15 दिन का खर्चा मुझे अपने जॉब में या WIP में डेबिट करना चाहिए। तो अगर मैं WIP में 15 दिन का खर्चा डेबिट करूंगा तो 90 से डिवाइड और 15 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये बनता है 1.25।
सर क्या आप आईकेप के आंसर पर 1.25 शो कर सकते हैं? चले देखते हैं आईकेप ने क्या किया। अच्छा, आईकेप ने जो है ना वो दोनों अमाउंट्स अलग अलग तौर पर लिखी हैं। आईकेप ने ऊपर वाली अमाउंट अलग से कैपिटलाइज करी है और नीचे वाली अमाउंट अलग से कैपिटलाइज करी है। और 1.25 हमारा बन रहा था। आईकेप ने क्या किया, आईकेप ने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को अलहदा से कैपिटलाइज किया है। लेकिन हम करते ये हैं जनाब, आपको मैं दो अमाउंट्स बताता हूँ। देखिए ये वाला 1.2 और ये वाला 0.05। अभी आप आईकेप की एंट्री को भूल जाएं, फिर सिर्फ और सिर्फ अमाउंट जो है ना उसको टैली कर लें। आईकेप ने जो है ना वो दो एंट्रीज में ये काम किया है, मैं एक ही में कर रहा हूँ। दोनों तरीके वैलिड हैं, आप पहले मेरा वाला तरीका या एक तरीका समझ लें। मैंने कहा कि 1.2 और 0.05 को ऐड करें। 1.2 और 0.05 को ऐड करेंगे कितना बनेगा? 1.25 बनेगा। 1.25 बनेगा, बिल्कुल 1.25 बनेगा। तो मैंने ये कहा कि देखिए टोटल खर्चा है 7.5, टोटल खर्चा है 7.5। उसमें से इन 15 दिन का खर्चा 1.25 हुआ, क्योंकि ये 7.5 90 डेज का खर्चा है, तो 15 दिन का 1.25 है। अच्छा, अब हमने पेमेंट कितनी कर दी है? हमने पेमेंट कितनी कर दी है? कैश से क्या पैसा पे कर दिया सर? कैश से आपने जो है ना वो 4.8 भी पे कर दिया है। कैश से आपने 4.8 भी पे कर दिया है। और कैश से आपने 0.3 भी पे कर दिया, यानी कि आपने 5.1 पे किया है। अगर मेरा जितना इन 15 दिन का एक्सपेंस है मैंने उससे ज्यादा कोई पेमेंट कर दी है, अगले महीने का खर्चा पे कर दिया है, तो वो मेरे अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट के हिसाब से प्री पेमेंट होती है, प्रीपेड अमाउंट होता है। मैंने पे किया है 5.1। मैंने पे किया है 5.1। खर्चा इस इन 15 दिन का बनता है 1.25। इसका मतलब एक प्री पेमेंट है, या मैंने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पहले से पे करी हुई है। मैंने 5.1 पे किया हुआ है, अभी का तो 1.25 है, यानी कि 3.85 की प्री पेमेंट है। 3.85 मैंने ज्यादा पे कर दिया है। 3.85 लगता है कि आने वाले टाइम का भी मैंने अभी से पे कर दिया है। तो आप यहाँ पर अगर टैली करेंगे ना कि कैश और प्री पेमेंट्स भी टैली हो रहा है या नहीं, तो आप देखिए कैश यहाँ पर 4.8 है और यहाँ पर 0.3 है। ऐड करें जरा, 4.8 और 0.3 को ऐड करें तो 5.1 बनता है। आपने 5.1 पे किया है। और अगर आप 3.6 को और 0.25 को ऐड करेंगे तो 3.85 बनेगा, यानी कि आप चेक कर लें कि वो प्रीपेड की अमाउंट बन रही होगी। तो मैं एक सिंगल एंट्री पास कर रहा हूं, मैं क्या करूंगा, मैं WIP को डेबिट करता हूँ 1.25। ठीक है जी। और प्री पेमेंट को या प्रीपेड प्रीपेड एक्सपेंसेस को या प्रीपेड अमाउंट को मैं क्रेडिट डेबिट करता हूँ 3.85 से, प्रीपेड मेरा एसेट होता है। और कैश को क्रेडिट कर देता हूँ 5.1 से। आईके अपने ट्रांसपोर्टेशन की और जो मशीन वाली कॉस्ट है रेंटल्स की, उसको दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया है। सेम लॉजिक के हिसाब से मैंने उसको मर्ज कर कर एक सिंगल एंट्री पास कर दी। आप चाहे तो मर्ज करें, चाहे तो आप सिंगल एंट्री पास करें। देखिए होगा वही। आप करेंगे क्या कि आप यहाँ पर जो है वो 7.2 टोटल जो आपका रेंट था, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 0.5। डिवाइडेड बाई 3 इंटू 0.5 वही काम करेगा जो डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाइड बाई 15 करेगा। मैं 90 दिन से डिवाइड कर 15 दिन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जो अगस्त के 15 दिन है। आके जो है वो अमाउंट को 3 महीने से डिवाइड कर और आधे महीने से 16 अगस्त से 30 अगस्त आधे महीने से यानी कि 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहा है। और आईकेप क्या कर रहा है कि ऊपर वाली अमाउंट और नीचे वाली अमाउंट को सेपरेटली शो कर रहा है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम बात है। आप ऊपर वाली अप्रोच से चलोगे तो देखिए 7.2 में से 1.2 का रेंट कैपिटलाइज हो जाएगा। रेंट पे आपने 4.8 किया है, इसका मतलब 3.6 प्री पेड है, अगली बारियों का रेंट पे किया। जहां तक बात है आपके ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस की, 0.3 मिलियन के आपने पे किए हैं। उसमें से 15 दिन के जितने कैपिटलाइज होने चाहिए वो 0.05 है। और बाकी जो कैपिटलाइज अभी नहीं होने चाहिए, अलबत्ता वक्त के साथ साथ होंगे, वो 0.25 है। आगे की एंट्रीज पूछी नहीं है आई कैप्टन, लेकिन पूछता तो बड़ी इंटरेस्टिंग होती। बहरहाल आप अगस्त की ही एंट्रीज पर फोकस कर लें, आगे की एंट्रीज आप भी ना देखें। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं पॉइंट नंबर 1 पर। अब लिखा हुआ है जॉब A227 वॉज कंप्लीटेड ऑन 25 अगस्त 2023। जब कोई जॉब कंप्लीट हो जाती है, जब कोई जॉब कंप्लीट हो जाती है तो उसका सारा अमाउंट फिनिश गुड्स में चला जाता है। फिनिश गुड्स का अकाउंट डेबिट और जॉब का अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। फिनिश गुड्स का अकाउंट डेबिट और जॉब का अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। फिर लिखा हुआ है कि अपॉन कंप्लीशन अनयूज्ड मटेरियल कॉस्टिंग 5 मिलियन ट्रांसफर टू जॉब P391। अच्छा देखिए, हमने जॉब A227 के लिए 280 मिलियन का मटेरियल लिया था। ठीक है।
जब हमने स्टोर से मटेरियल लिया तो हमने WIP जॉब A227 डेबिट और रॉ मटेरियल क्रेडिट कर दिया। अब 280 मिलियन का मटेरियल इशू हुआ था स्टोर से, उसकी मैंने एंट्री पास कर दी थी WIP जॉब A227 डेबिट और मटेरियल या रॉ मटेरियल का अकाउंट क्रेडिट। समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम कोई जॉब कंप्लीट करने जाते हैं तो जब जॉब कंप्लीट हो जाती है तो पूरा मटेरियल इस्तेमाल नहीं हुआ होता। इसी तरह से यहाँ पर बात 280 में से 275 इस्तेमाल हुआ है, 5 मिलियन अनयूज रह गया, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था साइड पर। जॉब B391 में वो काम आ सकता था, तो मैंने वो जॉब B391 को में कैपिटलाइज करना, और जो मैंने 227 में ज्यादा किए हुए थे 5 मिलियन, वो यहाँ से हटाने। उसूलन जॉब A227 पर 280 मिलियन का मटेरियल नहीं लगा, बल्कि 275 मिलियन का लगा है, तो 5 मिलियन इधर से हटाने हैं और वो B391 में लग गया है तो उसमें ऐड करना है। तो जरा देखते हैं कि इसकी एंट्री बड़ी सिंपल सी क्या होगी। देखिए आपने क्या किया, आपने जो है वो जॉब B391 को डेबिट किया, जॉब B391 को डेबिट कर दिया आपने, और जॉब A227 के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। यहां से मटेरियल निकलकर जॉब B391 में लग गया है और नीचे लिखा हुआ है मटेरियल ट्रांसफर बिटवीन जॉब्स, यानी कि यहां से क्रेडिट करना, यहां से निकाला और B391 में लग गया, उसको डेबिट कर दिया। अच्छा, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा लिखा हुआ है ऑल 20 यूनिट, सही है। चले पहले तो एक और चीज़ जो होगी वो ये है कि जब कोई जॉब कंप्लीट होती है तो हम उसको फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर देते हैं। जब कोई जॉब कंप्लीट होती है ना तो हम उसके पूरे अमाउंट को फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर देते हैं। अब ये पूरा अमाउंट आएगा कैसे, इसकी एक वर्किंग है। देखिए A227 वो जॉब थी जिसपे पिछले महीने काम शुरू हो चुका था। A227 वो जॉब थी जिसपे पिछले महीने काम शुरू हो चुका था। पिछले महीने इस पर 600 मिलियन का खर्चा हो चुका था। फिर डबल एंट्री नंबर 1 में 280 मिलियन आपने इसमें मटेरियल की कॉस्ट ऐड करी। उसमें से फिर कुछ मटेरियल जो है वो जॉब नंबर B391 पर चला गया, शिफ्ट हो गया, वो हटाना पड़ेगा क्योंकि 275 मिलियन टोटल मटेरियल लगा है। 10 महीने लेबर की कॉस्ट हुई और 35 मिलियन फैक्ट्री के ओवरहेड्स हुए, और इस तरह से 920 मिलियन का टोटल 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 खर्चा हुआ, जिसमें जॉब A227 तैयार हो गई। ये सारी अमाउंट्स आपको मिल सकती हैं। 600 की अमाउंट आपको सवाल में लिखी हुई नजर आ जाएगी। 600 की अमाउंट जरा दिखाता हूँ। देखें ये रही आपकी 600 की अमाउंट, समझ रहे हैं आप, जितना खर्चा पिछले महीने हो चुका था। उसके बाद 280 की अमाउंट आपने देखी होगी ऐड हो रही है, 10 की अमाउंट ऐड हो रही है, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स इतने एलोकेट हो रहे हैं। जो पहली 3 एंट्रीज है ना उसकी अमाउंट, ये 280, ये 10, ये 35 ऐड हो रहा, और वो जो 5 हमने माइनस किया था वो माइनस भी हो रहा। 280, 10, 35 ऐड हो रहा है, 5 माइनस हो रहा है, 600 ओपनिंग था, 920 का खर्चा हुआ। ठीक है, और इसमें जॉब के 20 यूनिट्स तैयार हुए हैं। ये 20 यूनिट्स भी सवाल में एज इट इज दिए हुए थे। तो एक यूनिट की कॉस्ट निकालनी हो तो 920 को 20 से डिवाइड करके 46 पर भी आ सकते हैं। सेम 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 चीज B391 से हुई है। अगर आप सवाल से कंपेयर करेंगे तो इसका ओपनिंग बैलेंस 400 था, फिर इस पे 1760 का मटेरियल खुद इसने लिया स्टोर से, वो इस्तेमाल हुआ। फिर 5 का A से मटेरियल B पर आया, वो भी इस्तेमाल हुआ। लेबर की कॉस्ट 40 हुई, 140 की फैक्ट्री ओवरहेड्स की अमाउंट ये भी ऊपर लिखी हुई है, आपने डेबिट करा था। और अच्छा ये चीज हमें अभी देखनी है कि ये 95 क्या है, बाकी हमें सारी चीजें क्लियर है। खैर हम जरा ऊपर वापस से ए को कंप्लीट करते हैं। तो एक ही हमें ये वाली 920 वाली एंट्री भी समझ में आ गई, क्योंकि जब कोई जॉब कंप्लीट होती है तो सारी चीजें उसकी या उसकी कॉस्ट जो है वो फिनिश गुड्स में डेबिट हो जाती है, एसेट बन जाता है वो हमारा, फिनिश गुड बन जाता है वो हमारा, जिसको हम बाद में बेचेंगे, और WIP का अकाउंट जो है वो खाली हो जाता है। अच्छा फिर क्या हुआ भाई, फिर वापस से इसी पॉइंट पर आते हैं। लिखा हुआ था जॉब A227 was completed on 25th of August. Upon completion, material unused material costing 5 million were transferred to job B391. All 20 units were transferred to the finished goods store, from which 14 units were transported to the client on 31st of August. The remaining 6 units were transported on 2nd of September. यानी कि अगस्त के महीने में 20 में से 14 चीजें बिक भी गई। अच्छा सेलिंग प्राइस क्या थी, सेलिंग प्राइस भी सवाल में लिखी हुई थी, वो 55 थी। तो मैंने 14 चीजें 55 के हिसाब से बेच दी हैं। जब मैं 14 चीजें 55 के हिसाब से बेचूंगा तो अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट 14 इंटू 55 यानी कि 770, और सेल्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा सेम अमाउंट 770 से। और जब चीजें बिकेंगी तो वो फिनिश गुड से निकलेंगी और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में एक्सपेंस आउट होंगी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में एक्सपेंस होंगी होंगी तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट। लेकिन सर अमाउंट तो बताओ, 14 यूनिट्स तो है, अमाउंट 46 की है, ये क्या है। यहाँ पर ये आपने अमाउंट निकाली ना, 920 रुपए में अगर 20 चीजें बन रही हैं तो एक चीज की कॉस्ट जो है वो 46 होगी।
920 को मैं 20 से डिवाइड करके चेक भी कर लेता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है कि 920 में अगर 20 चीजें बनी है तो एक चीज की कॉस्ट 46 होगी, 46 वाली 14 चीजें बेची तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी चला गया। अच्छा, फिर अगली चीज, फिर आगे क्या बोलता है भाई बुलेट नंबर 2 में, ऑन 31st of August 2023 16 यूनिट्स फ्रॉम बी जॉब B391 were completed and transferred to the finished goods store। अच्छा, वो जॉब B391 के सारे यूनिट्स नहीं बने, जॉब B391 के 16 यूनिट्स बने और वो 16 यूनिट्स फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर दिए गए। इट इज एस्टिमेटेड दैट द फर्दर कॉस्ट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दी जॉब विल अमाउंट टू 95 मिलियन। और इस चीज का अंदाजा लगाया गया है कि अभी भी जॉब B391 को कंप्लीट करने के लिए मजीद 95 मिलियन का आने वाले महीनों में खर्चा होगा। तो जनाब अगर हम जरा डेटा देखें तो हमने ये फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट है। फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट का मतलब ये है कि अभी ये कॉस्ट भी लगनी है। अच्छा, अभी ये कॉस्ट लगी नहीं है, अभी ये कॉस्ट लगी नहीं है, लेकिन ये कॉस्ट लगनी है जिससे सारे के सारे यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे। अभी वाले कुछ यूनिट्स अभी वाले कुछ यूनिट जो है वो पूरे मुकम्मल नहीं है, वो 95 मिलियन का मजीद खर्चा कर कर पूरे मुकम्मल हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया, B391 की अगर बात करें, अगर हम B391 की बात करें, B391 जॉब में कितने यूनिट्स थे? 40। ठीक है, इसमें 40 यूनिट्स थे। अच्छा, इस महीने इसमें से, इस महीने इन 40 में से, इस महीने इन 40 में से 16 यूनिट्स तैयार हो गए हैं। 16 यूनिट्स तैयार हो गए हैं। वापस से गौर से सुनिएगा, 40 यूनिट्स जो है वो टोटल थे B391 जॉब में, उसमें से 16 तैयार हो गए। इसका मतलब बचे हुए 24 जो हैं उस पर अभी भी कुछ काम बाकी है, कुछ काम होना है। अब इसका मतलब ये हो गया कि अभी तक जो आपने खर्चा किया ना, सुनिएगा गौर से, जो पिछले महीने में 400 हो चुका था, जो इस महीने 1760 का खर्चा हुआ, जो इस महीने वापस से 5 का मटेरियल का खर्चा हुआ, जो इस महीने लेबर का खर्चा हुआ, जो इस महीने फैक्ट्री ओवरहेड्स का खर्चा हुआ, ये जो जितना भी आपने खर्चा किया है, ये जितना भी खर्चा किया है, ये खर्चा कर कर, गौर से सुनिएगा, ये खर्चा कर कर 16 चीजें 100% पूरी तैयार हो गई। 16 चीजें 100% पूरी तैयार हो गई और 24 चीजें कुछ हद तक कंप्लीट हैं। आई रिपीट, ये जो खर्चा है 400, 1760, 5, 40, 140 का खर्चा कर कर 16 चीजें 100% तैयार हो गई और 24 चीजें ऐसी हैं जो कुछ हद तक तैयार हो गई। अब उसकी कुछ हद 40% है, 50% है, 80% है, 90% है, हमें नहीं पता। अगर पता होती तो प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर में ईपीयू का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम, और हम इस इनकर हुई हुई कॉस्ट को ईपीयू से डिवाइड करते। हो सकता है कि कुछ बच्चों को अभी ईपीयू का कॉन्सेप्ट ना पता हो, तो कोई मसले की बात नहीं है। बहरहाल इशू यहाँ पर ये है कि ये अगर मैं 400, 1760, 540 और 140 ऐड भी कर दूं, अगर मैं 400, 1760, 540 और 140 ऐड कर दूं तो ये 2345 बनता है। कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए क्या मैं 2345 को 16 से डिवाइड कर दूं? नहीं सर, ये 16 यूनिट्स का खर्चा तो नहीं है, ये 16 यूनिट्स का खर्चा तो नहीं है। तो क्या मैं कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए 2345 को 40 से डिवाइड कर दूं? क्या ये 2345 40 चीजों का खर्चा है कि 40 से डिवाइड कर कर एक चीज का खर्चा आ जाएगा? नहीं सर, ऐसा भी नहीं है। तो आखिर मैं 2345 को किस चीज से डिवाइड करूं कि मुझे ये पता चल जाए कि एक यूनिट कितने रुपए में तैयार होता है? ये हमें नहीं पता। तो हमने क्या किया, अगले महीने ये खर्चा हुआ नहीं है, देखिए 95 मिलियन का खर्चा हुआ नहीं है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि जितना खर्चा कर चुका हूं जमा 95 मिलियन का अगर खर्चा कर दूंगा, जितना खर्चा कर चुका हूं जमा 95 मिलियन का और खर्चा कर दूंगा जब अगले महीने, अभी किया नहीं है, कर दूंगा, तो टोटल खर्चा बन जाएगा 2440 और तैयार हो जाएंगी 40 चीजें। या हम दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि हमें पता है कि 40 चीजों का, 100% मुकम्मल चीजों का टोटल खर्चा 2440 है। तो जब मैं ये खर्चा कर दूंगा तो टोटल खर्चा हो जाएगा 2440 और उसमें 40 चीजें तैयार हो जाएंगी, लिहाजा एक चीज 2440 डिवाइडेड बाई 40 यानी कि 61 रुपए की पड़ेगी, 61 की पड़ेगी। अच्छा, अब मैं एक काम कर सकता हूँ, वो ये है, अभी तक मैंने 400, 1760, 540 और 140 का खर्चा किया हुआ है। ठीक है जी, यानी कि 2345 का खर्चा किया हुआ है। इसमें क्या है, 16 यूनिट्स
100% कंप्लीट है और 24 यूनिट्स कंप्लीट टिल पार्शियली कंप्लीट है, पार्शियली। ठीक है जी। मुझे ये नहीं पता था कि यार वो जो 16 यूनिट्स है उस पर कितना खर्चा लगा है, या जो बचे हुए 24 यूनिट्स है उस पर कितना खर्चा है, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं मजीद जब 95 का खर्चा करूंगा तो फिर मेरी वो वाली 16 चीजें जमा जो पार्शियली 24 चीजें हैं वो अब 100% कंप्लीट हो जाएंगी। यानी कि ये जो खर्चा होगा ना, ये जो खर्चा होगा इसको ऐड कर कर जो खर्चा बन रहा होगा जो कि 2440, वो 40 यूनिट्स का होगा। तो कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए ये 40 यूनिट का खर्चा होगा, तो एक यूनिट का खर्चा 61 आ गया। अब हम एक और काम कर सकते हैं। अभी तक कितना खर्चा किया हुआ है? 2345। मैं ये अब बता सकता हूं कि 2345 में से कितना खर्चा मैंने किया है 16 यूनिट्स को मुकम्मल करने के लिए, और कितना खर्चा मैंने किया है 24 यूनिट जो पार्शियली तैयार है उनके लिए। अगर मैं 2345 की बात करता हूं, एक यूनिट को 100% मुकम्मल करने के लिए, 61 का खर्चा लगता है। 16 यूनिट्स मैंने 100% मुकम्मल करे हुए हैं तो उसका खर्चा 9760 बनता है। इसका मतलब ये हो गया कि 976 का 61 रुपए के हिसाब से 16 यूनिट्स का 61 × 16, ये खर्चा मैंने 16 यूनिट्स को 100% कंप्लीट करने के लिए अभी तक लगा लिया है। और बचा हुआ 1369 ये रिप्रेजेंट करता है वो 24 यूनिट्स जो पार्शियली कंप्लीट है। ठीक है। ये 16 यूनिट्स 100% कंप्लीट है, ये 16 यूनिट्स जो है वो 100% कंप्लीट है, और बाकी 24 यूनिट्स पार्शियली कंप्लीट है, उन पर ये खर्चा लग चुका है। फिर क्या होगा? इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब इसको मैं अगले महीने कंप्लीट करूंगा तो 95 का मजीद खर्चा लगाऊंगा, यानी कि ये 24 यूनिट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। 1369 और 95, 1369 और 95, 1369 और 95, ये 24 यूनिट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे 1369 प्लस 95, यानी कि 1464 रुपीज में। और ये 24 यूनिट का खर्चा होगा तो 24 से डिवाइड करें, यहाँ पर भी आपका आंसर 61 आएगा। इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा, इस चीज पर थोड़ा टाइम लगाइएगा। बहरहाल क्योंकि अभी 16 यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं तो 16 यूनिट्स का जितना अमाउंट है वो फिनिश गुड्स में ट्रांसफर होगा, फिनिश गुड्स डेबिट होगा और WIP क्रेडिट हो जाएगा। आखिरी चीज, एक और एंट्री रहती है और वो क्या है? इन अ फायर ऑन 10th of August 2023, some of the material issued on job C528 having a cost of 18 million was destroyed। 10 अगस्त को कोई आग लगी और उसमें जो मटेरियल मैंने जॉब C528 के लिए इशू करा था 18 मिलियन का, वो डिस्ट्रॉय हो गया, वो जल कर खत्म हो गया। वो ऑल्दो इशू करा था 528 जॉब के लिए, लेकिन उस पर लग नहीं पाया, जल गया, खत्म हो गया। 80% ऑफ द मटीरियल वर इंश्योर्ड। इसका 80% अमाउंट इंश्योर्ड था। जब कोई अमाउंट इंश्योर्ड होता है तो वो मैं कंसिडर करता हूँ कि इंश्योरेंस रिसीवेबल होगा, कुछ टाइम बाद इंश्योरेंस कंपनी आकर मुझे उसके अगेंस्ट पैसा दे देगी। एंड GAL रिसीव्ड अ क्लेम फॉर दोज मटीरियल। द रिमेनिंग मटीरियल वर सोल्ड एट अ स्क्रैप ऑफ 1 मिलियन, और बाकी मटीरियल जो है वो 20% 1 मिलियन के स्क्रैप के हिसाब से बेच दिया। तो जब कोई मटेरियल जल गया और वो उस जॉब पर नहीं लग पाया तो उस जॉब से मुझे वो मटेरियल क्रेडिट कर कर निकालना होगा उसके टी अकाउंट से। सिर्फ और सिर्फ WIP के टी अकाउंट में वो मटेरियल डेबिट साइड पर आना चाहिए जो उस जॉब पर लग रहा होगा, उस जॉब पर इस्तेमाल हो रहा होगा। यह 18 मिलियन का मटेरियल पहले मैंने इशू करा था और मैं यही समझ रहा था कि जॉब C528 पे लगेगा, लेकिन फिर जब आग लग गई तो ज़ाया हो गया और उस जॉब में कैपिटलाइज नहीं हो रहा तो उधर से रिमूव करा। और फिर क्या करा? और फिर आपने ये करा कि 18 मिलियन में से क्या हुआ, 18 मिलियन का 80% मिलियन का इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्लेम दे दिया। 18 का 80%, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी ने बोला नुकसान आपका 18 मिलियन हुआ है, लेकिन हम आपको 80% कंपनसेशन करेंगे, डिपेंडिंग कि कैसी इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो 14.4 मिलियन उन्होंने दिए, और बचा हुआ जितना भी कचरा था वो सारा का सारा कचरा 1 मिलियन में मैंने बेच दिया, यानी कि मुझे 15.4 मिलियन रिसीव है तो कैश डेबिट का। और अगर 18 मिलियन की चीज के अगेंस्ट मुझे 15.4 मिलियन मिलते हैं तो 2.6 मिलियन का मुझे नुकसान होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करा। तो ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल था, इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करें, देखें, रिकैप करें, पहले सवाल को अच्छे से पढ़ें फिर जवाब को अच्छे से देखें। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं एक आधा टी अकाउंट बना दूंगा, तो मैं ऐसा करता हूँ
कि आपको WIP जो प्रोसेस जॉब A227 है ना, उसका टी अकाउंट बनाकर दिखा देता हूँ कि कैसा दिखना चाहिए टी अकाउंट। तो अगर टी अकाउंट भी सवाल मुझसे पूछता तो मैं बना सकता था। देखिए ये टी अकाउंट की मैंने शक्ल दी, और मैं जो है ना वो जॉब A227 का टी अकाउंट बनाना शुरू करता हूँ, ताकि आप लोगों को जॉब A227 का टी अकाउंट समझ में आ जाए। देखिए इसका कुछ बैलेंस ब्रॉट डाउन है। बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब पिछले साल का कैरेट डाउन, पिछले साल का कैरेट सॉरी पिछले महीने का कैरेट डाउन, पिछले महीने का कैरेट डाउन, यानी कि जुलाई पर जो इसमें खर्चा हुआ था। फिर इस पे कुछ मटेरियल का खर्चा हुआ था, फिर इस पे कुछ लेबर का खर्चा हुआ था, फिर इस पे कुछ फैक्ट्री ओवरहेड्स का अमाउंट इनकर हुआ था। ठीक है जी। तो पहले तो ये वैल्यूज लिख लेते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन पिछले इस महीने के पहले दिन तक, या पिछले महीने के आखिरी दिन तक जो इस पे खर्चा हो चुका था वो 600 था। फिर 280 10 और कितना मटेरियल इशू हुआ था, पहले तो ये 600 लिख लेते हैं। फिर देखिए यहाँ से 280 आ गया मटेरियल, जो डायरेक्ट मटेरियल इशू किया था। फिर लेबर 10 ये आ गया। उसके बाद फिर फैक्ट्री के ओवरहेड्स 35 के लगे, ये यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट हो गया। अच्छा उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद जॉब नंबर A227 के बारे में लिखा हुआ था कि हाँ 5 मिलियन का मटेरियल जो है वो B391 पर ट्रांसफर हो गया था। उसकी भी डबल एंट्री हमने यहाँ कहीं बनाई थी। ये रही 25 अगस्त वाली डबल एंट्री के WIP जॉब A227 से 5 मिलियन निकला और वो B391 पे लग गया था। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे WIP जॉब B391 और यहाँ पर 5 लिख देंगे। ठीक है जी। और क्या हुआ था, और क्या हुआ था, और अगर हम ये पढ़ते हैं A227 was completed upon completion unused material transferred, all 20 units were transferred to finished goods। 20 के 20 यूनिट्स हमने फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर दिए थे। जब आप 20 के 20 यूनिट्स फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करोगे, यानी कि ये जॉब कंप्लीट हो गई थी, तो इसका डेबिट 925 बन रहा। अच्छा जी। हाँ 925 का डेबिट और क्रेडिट बनेगा। ठीक है, सॉरी फुटिंग्स बनेंगी, जो आपके टी अकाउंट का बैलेंस होता है डेबिट और क्रेडिट का। और फिनिश गुड्स में कितना ट्रांसफर हुआ, फिनिश गुड्स में जो अमाउंट ट्रांसफर हुआ पूरा का पूरा 920। इसकी वर्किंग हमने करी थी। देखिए ये रही डबल एंट्री, फिनिश गुड्स डेबिट और WIP क्रेडिट। और यहाँ पर भी ये हमने 920 कैलकुलेट कर लिया था कि भाई कितना खर्चा हुआ, जिसमें हमारे 20 यूनिट्स तैयार हो गए। तो ये आपके पास फिनिश गुड्स में चला जाएगा। इस अकाउंट का कोई बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन नहीं होगा। बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन इसलिए नहीं होगा क्योंकि जितनी भी चीजें थी 20 यूनिट्स थे, 20 के 20 यूनिट्स कंप्लीट हो गए और वो फिनिश गुड्स में चले गए। हो सकता है कि आगे कोई जॉब करें उसका बैलेंस कैरी डाउन हो। बैलेंस कैरी डाउन तब होता है जब कोई जॉब 100% कंप्लीट नहीं हुई, आधी अधूरी है, एक दो यूनिट बाकी हैं। तो अगली जॉब्स में ऐसा हो सकता है। बहरहाल आइडिया देने के लिए मैंने आप लोगों के सामने एक टी अकाउंट बनाया। इस सवाल को बड़े अच्छे से गौर से देखें और दोबारा सॉल्व करें, पढ़ें और देखें और फिर मुझसे पूछें, मुझे व्हाट्सएप पर तंग करें। मैं अपना व्हाट्सएप का नंबर मेंशन कर देता हूँ। ये एक अच्छा सवाल था आप लोगों के जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की प्रैक्टिस के लिए, जो कि आसान चैप्टर है लेकिन उसका ये बेहतरीन सवाल लग रहा है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।